हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको टॉपिक करवा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा जी, अब तक की वीडियोस में हमने नोमेनक्लेचर एंड आइसोमर्स तक कर लिया है। इसके बाद जो अगली वीडियो है एक नए टॉपिक पे है। वो नया टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आज नया टॉपिक रहेगा हमारा आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने अपनी कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करना है। हमारे पास कार्बन की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करनी है। 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बनती है वो क्या है? कंबशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन रिएक्शन। बेटा जी, जब हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमने जब बात शुरू की थी कार्बन की, कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर की, तो ये बात शुरू में डिस्कस की गई थी कि जितने भी तरह के फ्यूल्स हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, कोल है, दीज आर ऑल आर कार्बन। ये सारे के सारे कार्बन हैं, सारी की सारी कार्बन के फॉर्म्स हैं, कार्बन के कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं सारे फ्यूल्स। इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी है कंबशन रिएक्शन। बेसिक सा मीनिंग है, क्या साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक सा मीनिंग है कंबशन। कंबशन का क्या मतलब होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्न होना। कंबशन का मतलब होता है जलना, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो वहाँ जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, जो कंसेप्ट, उसे नाम देते हैं कंबशन रिएक्शन। अब चैप्टर कार्बन का है, कार्बन के फ्यूल्स, कार्बन के कंपाउंड्स, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे और उन्हीं के हम आगे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन को लिखेंगे, कंबशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे हीटिंग। सबसे पहले आप डेफिनेशंस को लिखना शुरू करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस strongly in presence of oxygen और एयर। कहता है किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन या हवा की प्रेजेंस में, उसे नाम दिया जाता है कंबशन, उसे नाम दिया जाता है कंबशन रिएक्शन। अब होता क्या है, ये कहता है कि जब भी मैं इस डेफिनेशन को जो रब कर रहा हूं, इसी में आगे मैं बात करूंगा आपसे। कहता है कि जब भी हम कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं, कहता है जब भी कोई भी एलोट्रोप है, कहता है जब भी कोई भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा CO2। साथ में अगर कंबशन है, ऑब्वियस है, समझने वाली बात है, हीट एंड लाइट, ये भी हमें मिलेंगे। कहता है कोई भी एलोट्रोप है कार्बन का, चाहे वो कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोई भी एलोट्रोप है कार्बन का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 देगा, वो साथ में जल रहा है तो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। ये कोई भी एलोट्रोप है। इसके अलावा कहता है कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड आपके पास मीथेन भी हो सकता है, कार्बन का कंपाउंड इथेन भी हो सकता है, कार्बन का कंपाउंड है इथेनॉल भी हो सकता है, कार्बन का कंपाउंड है इथेनोइक एसिड भी हो सकता है, कार्बन का कंपाउंड है वो प्रोपेन भी हो सकता है, कार्बन का कंपाउंड है वो इथाइन कुछ भी हो सकता है। कहता है ये सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ये हमने डिस्कस किया, अभी सारी वीडियोस में इन्हीं की बात करते आ रहे हैं कि दीज आर कार्बन कंपाउंड्स। अलग अलग नेचर है, एल्केन है, कोई अल्कोहल है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई एल्कीन है। तो मतलब क्या है कहने का?
अब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अपनी कंबशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। उस टॉपिक की अगर हम बात करें, कहता है कि कोई भी जब कार्बन का कंपाउंड एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, कोई भी, ये नहीं कि मैंने सिर्फ इतने लिखे हैं तो यही होंगे, इसके अलावा प्रोपाइन, प्रोपीन, एल्काइन, इथाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, कुछ भी, मतलब समझ में आना चाहिए, कुछ भी अगर इनमें से बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस प्रेजेंस में, स्ट्रांगली हीटिंग में अगर हम बात करें, तो कहता है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन में दिया हो इनमें से कोई भी कंपाउंड, इन जैसा भी कोई भी कंपाउंड, मतलब साथ में ऑक्सीजन दे दिया गया और कह दिया जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि यहां क्या बनेगा, CO2 H2O एंड क्या बनेगा, हीट एंड लाइट। मतलब क्या है, समझेंगे इस बात को। कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये तो देगा CO2, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये तो देगा CO2, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये देगा H2O। तो यानी कि कार्बन से CO2 बना, H से H2O बना, बाद में बैलेंसिंग हो जाती है, कोई भी कंपाउंड आएगा O2 होगा, वो चीज बनेगी। ये क्लियर है। कितनी अमाउंट में बनेगी, अमाउंट वेरी करेगी, वो बैलेंसिंग से पता चलेगा। कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, अगर हम बात कर लेते हैं CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, अगर मैं सिर्फ इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां बैलेंसिंग होगी, फिर हमें पता लगेगा कितना H2O निकला, कितना CO2 निकला, बैलेंसिंग करके देखेंगे। जिन बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती है वो वेट करेंगे बैलेंसिंग की वीडियो का, नहीं तो देखेंगे ये बैलेंस हो चुकी है, यहाँ पे 2 O2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2 H2O बनेंगे। अब कहता है कि अगर मान लो मैं लेता C2H6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस H2O, रिएक्शन तो वही है, हीट एंड लाइट भी निकलेगी, रिएक्शन वही है, लेकिन बात आ जाएगी बैलेंसिंग की। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अब 6 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 3 7, 7/2 आ जाएगा। ये बात बाद की है कि यहाँ 7/2 आया, यहाँ क्या आया, ये बैलेंसिंग का टॉपिक है। इट मीन्स इनमें से कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है, जल रहा है, कंबशन में आ रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आएगा, यही हम चीजें निकालेगा, हीट एंड लाइट निकालेगा, लेकिन अमाउंट वेरी करेगी। यहाँ पे 1 CO2 आया, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 आएंगे, तो ये अमाउंट वेरी करेगी, लेकिन बेसिक मीनिंग जो है रिएक्शन का, बेसिक स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट है रिएक्शन का, कि जब भी एलोट्रोप बर्न होगा, एलोट्रोप मतलब अकेला कार्बन, ग्रेफाइट अकेला कार्बन है, डायमंड में अकेला कार्बन है, तो वहां H2O नहीं बन सकता, क्योंकि वहां H है ही नहीं। जहां H ही नहीं है, ऑक्सीजन H से थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, तो वहां H2O नहीं बनेगा। बाकी इन कंपाउंड्स में, कार्बन के कंपाउंड्स में, कंबशन में H2O बनेगा, क्योंकि यहां H दिया हुआ है। H से ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बनाएगा, C से ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, और चीज जल रही है, बर्न हो रही है, हीट और लाइट तो मिलेंगे। ये रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। हमारी कंबशन रिएक्शन यहां पे खत्म नहीं होती। इस कंबशन रिएक्शन में मैं एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में ज्यादा मेन है। ये रिएक्शन बेसिक है, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो आपको समझा रहा हूं। वो समझा क्या रहा हूं कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, कहता है कि हमारे पास एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोनों बातें बता रखी हैं, कई बार बता रखी हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिन कार्बन के अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। ये सारी बातें बता रखी हैं, जब भी मैं डिटेल नहीं दे रहा इनकी आपको। सैचुरेटेड इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी प्रेजेंट हो सकती है, या इसको एक कॉमन सा नाम दिया गया था, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो। जिनमें कैसी बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होती है, उसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है वो बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू कंबशन रिएक्शन क्या समझाना चाहता हूं। कहता है जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये ब्लू फ्लेम देते हैं। कैसी फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये हमें येलो फ्लेम देते हैं। कैसी फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं विद सूटी फ्लेम। येलो फ्लेम होती है विद सूटी फ्लेम।
मतलब क्या है वो समझाता हूँ, क्या है वो समझाता हूँ। ये क्वेश्चन मेन बनता है, ये क्वेश्चन मेन बनता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्लू फ्लेम देते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स येलो फ्लेम देते हैं। इस बात का क्या मतलब है? और कहता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, छोटी छोटी बातें बेटा मैं हमेशा ही हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, नोटबुक बनाएं, कंप्लीटली मेंशन करें, बातों को लिखें, अपने ही तरह के नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम्स में इजीली आप उनको रीड कर सको। इसलिए छोटी छोटी बातें मेंशन करवाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, यही मेन होती है, यही एग्जाम्स में आती हैं। बेसिक चीज़ें सब पढ़ लेते हैं, सबको याद भी रहती हैं, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें याद करनी है। दोबारा सुने, कहता है कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि सिंगल बॉन्ड जिनमें है वो ब्लू फ्लेम देते हैं। एलपीजी जैसे घर में सिलेंडर देखा होगा, उसमें से ब्लू फ्लेम भी निकलती है। अगर आप घर में सिलेंडर देखते हो, किचन में जाते हो, गैस ऑन करते हो तो ब्लू फ्लेम मिलेगी आपको। अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, येलो फ्लेम मिलते हैं। येलो फ्लेम कहाँ मिलेगी आपको? जब वुड जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कागज जलाते हो, तो वो आपको क्या देता है? येलो फ्लेम देता है, और वहाँ धुआं भी उठता है। सूटी फ्लेम का मतलब होता है धुआं, वहाँ धुआं भी मिलेगा। इसका रीजन क्या है? कहता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं येलो फ्लेम देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, दोनों का एक ही रीजन है, दोनों एक ही बातें हैं। कहता है कि यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। मैं इस चीज को एक बार दोबारा मेंशन करता हूँ आराम से, यहाँ पे दोबारा एक बार इसको रब करता हूँ रिएक्शन को। रिएक्शन आई थिंक आपने नोट डाउन कर ली होगी सभी ने बच्चों ने, इसको मैं सामने नोट डाउन कर देता हूँ आप सबके लिए ताकि इसको आप प्रॉपरली रीड आउट कर सकें, समझ सकें। मैंने आपको बेटा जी क्या समझाया है? मैंने आपको समझाया सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मैंने आपको समझाया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड होती है। कहता है ये तो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम, और कहता है कि ये आपके पास येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, प्लस में सूटी फ्लेम देते हैं, धुएं वाली फ्लेम देते हैं। मतलब क्या है समझेंगे। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा घर में एलपीजी, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा वुड, पेपर। सूटी का मतलब होता है धुआं। ये सारी बातों के मीनिंग जो है आपको पता चलते जा रहे हैं। कहता है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन देते हैं। ये क्या देते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन। और ये ऐसा क्यों करते हैं? इनमें रहता है कंप्लीट कंबशन। मतलब अब इस बात का क्या मतलब है? अब आप पूछ सकते हो। कहता है कि यहां पे क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है यहां रेसिड्यू लेफ्ट होता है। मतलब अब अगली बात कहोगे जी अब क्या मतलब है इस बात का? मतलब क्या है? यहां पे अनबर्न्ड कार्बन लेफ्ट होता है। किसी तरह समझते जाएं बातों को। अब इस बात का क्या मतलब है? कहता है कि यहाँ पे कार्बन कंप्लीट बर्न नहीं हो पाता, कुछ कार्बन का जो पार्ट है, कुछ कार्बन जो है वो अनबर्न फॉर्म में रह जाता है, पूरा जलता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा राख बचती है बाद में, ऐश बचती है बाद में। जब हम कागज जलाते हैं, वुड जलाते हैं तो उसके पीछे उसकी राख बचती है, दैट इज कॉल्ड अनबर्न्ड कार्बन, रेसिड्यू लेफ्ट, वेस्ट मटेरियल बचा आपके सामने। इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ये येलो फ्लेम देता है। और इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, पूरा जला हुआ कार्बन जो नहीं है वो धुएं की फॉर्म में उठता है, इसलिए धुआं मिलता है हमें। सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, एलपीजी में कोई भी सूटी फ्लेम नहीं है क्योंकि कंप्लीट कंबशन है, कार्बन बच ही नहीं रहा है। यहाँ पे जितना कार्बन का कंटेंट है सिलेंडर के अंदर, जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स की गैसेज हैं, उसमें जो भी गैस का मटेरियल है, पार्टिकल्स हैं, वो कंप्लीट जल रहे हैं। उसमें कभी नहीं देखा होगा आपने राख बच रही है आपको, तो वो कंप्लीट जलते हैं, कार्बन बचता ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई भी धुआं नहीं बनता। यहाँ धुआं बनता है, येलो फ्लेम मिलती है। क्यों बनती है? ये इसके रीजन है। प्रॉपर रीजन की बात करें, इनकम्प्लीट कंबशन है ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन लेफ्ट रहता है यहाँ पे, तो इसलिए इसने काम दिया, कहा जाता है कि येलो फ्लेम देंगे प्लस सूटी फ्लेम देंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं ये पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये इनकम्प्लीट क्यों रहा,
क्यों रहा ये बात पूछ सकते हो। इसका जो रीज़न है हमारी बुक्स जो देती हैं, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। कहता है कि अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन की बात करते हैं, जैसे हम बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें कार्बन का कंटेंट देखेंगे, कार्बन की परसेंटेज देखेंगे, वो ज़्यादा रहेगी आपके पास इसमें, सॉरी अनसैचुरेटेड में कार्बन के जो कंटेंट है, कार्बन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 9th में आपने सीख रखी है। कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो पूरा जल नहीं पाता, अनबर्न फॉर्म में रह जाता है। इसलिए ऐसा कंसेप्ट आपके सामने आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास कौन सूटी फ्लेम दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन येलो फ्लेम देता है, कौन ब्लू फ्लेम देता है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इन सारी बातों को करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, मैं अगली केमिकल रिएक्शन पे चलूंगा। अगली केमिकल रिएक्शन आपके सामने क्या आती है उसके बारे में बात करूंगा अब आपसे। बेटा जी अगली केमिकल रिएक्शन क्या आती है? सेकंड केमिकल रिएक्शन होती है हमारे सामने ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है। वैसे इस रिएक्शन को हम चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ा जाता है, यहाँ भी पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काउंट की गई है, वहाँ कार्बन की बात नहीं की गई। यहाँ कार्बन के कंपाउंड्स की बात करेंगे। बेसिक चीज़ें वही हैं, डेफिनेशंस वही हैं, लेकिन रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा बदलाव में आता है। देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम देखेंगे। बदलाव भी इन द सेंस हम यूँ कहना चाहेंगे भैया नहीं कि उसमें वो अलग एक डेफिनेशन देगी, इसमें अलग डेफिनेशन है, उसमें बेसिक कंसेप्ट अलग है, इसमें बेसिक कंसेप्ट अलग है। एक्चुअली उस रिएक्शन जो हम बात करते थे ना, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था हमारे पास प्रेजेंट होता था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, जैसे Zn + CuO गिव्स यू ZnO + Cu। इसमें इसने अपनी ऑक्सीजन इसको दी फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन कार्बन में मैं बताऊंगा कि कार्बन में भी क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम कार्बन के कंपाउंड में डालेंगे, फिर वो आगे फर्दर कन्वर्ट होगा। देखते हैं, इसी तरह से कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। क्या है उसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं। कहते हैं दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen takes place। कहता है ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एडिशन होती है ऑक्सीजन की, रिमूवल होती है हाइड्रोजन की। ऐसे रिएक्शंस को नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद एक डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात हम दोबारा पढ़ रहे हैं एक बार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो रिएक्टेंट को ऑक्सीजन देते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सकें, उन्हें नाम दिया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमारी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने क्या पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं सिर्फ। एक क्या पढ़ना है? अल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारी NCERT में 2 ही मेंशन किए हुए हैं, इनको पढ़ना है। ALK मीन्स अल्केलाइन, अल्केलाइन मीन्स बेसिक, यानी कि बेसिक कंडीशन में KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट इसका नाम होता है। एसिड लिखा हुआ है एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी कि इसका नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, यानी कि एसिडिक कंडीशन में पोटासियम डाइक्रोमेट लें, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करता है। अल्केलाइन कंडीशन में KMnO4 लें, वो भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करते हैं, कि दोनों अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के अंदर ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सके। इन्हें नाम दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो डेफिनेशन को आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। तो डेफिनेशन के बाद रिएजेंट भी पढ़ रखी है। डेफिनेशन आपने हमारी NCERT में कार्बन कंपाउंड में ये 2 रिएजेंट दिए हुए हैं, यही 2 आपको याद होने चाहिए 10th लेवल तक, पता न लगना चाहिए। एल्केलाइन का मतलब, एसिड का मतलब,
इनका मतलब नाम पता होने चाहिए। अब हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। रिएक्शन कहता है कि जब भी हम अल्कोहल में, ये इथेनॉल है, अल्कोहल में इनमें से कुछ भी डाल दें, अल्कलाइन KMnO4 डाल दें या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। उसके बाद हमारे को मिलता है CH3COOH, यानी कि मिलता है इथेनोइक एसिड। हमें मिलता है इथेनोइक एसिड। मतलब क्या है, यहाँ से H2 बाहर गया, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2 बाहर गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इस चेंज को आप देख पा रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। इस रिएक्शन को नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कार्बन लिखा हुआ है, ये लो जी। इन रिएक्शंस को नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको दो बता दिए, अल्कलाइन KMnO4 डाल दो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दो। ये क्या करेंगे, अल्कोहल को, ये क्या करेंगे, बेसिक सी बात है, ये क्या करेंगे, अल्कोहल जो दी हुई है हमें उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल, वैसे तो हमारी रिएक्शन जो NCERT में दी हुई है, मैंने वही रिएक्शन आपको करवा दी। ज़्यादा हमारे सिलेबस में बाहर से आती नहीं है रिएक्शंस, लिमिटेड रिएक्शंस हैं, उन्हीं के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। इसको यहाँ प्रोपेनॉल दे देगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, मीथेनॉल दे देगा, मीथेनोइक एसिड बन जाएगा। यानी कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, H को रिमूव करके ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, तो हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ इतनी सी हमारे सिलेबस में है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया है। इतनी बात ये आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आगे मूव करूंगा अपनी थर्ड रिएक्शन में, जो थोड़ी सी हमें डिटेल्ड पढ़नी है, उसकी थोड़ी सी इससे ज़्यादा डिटेल है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उसमें हमें पढ़ेंगे। वो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। हमारे सामने अब थर्ड रिएक्शन हमारे सामने आएगी, एडिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आना चाहिए, इसमें तो नाम से ही समझ में आना चाहिए एडिशन। एडिशन मतलब कुछ भी चीज़ ऐड हो रही है, एटलीस्ट ये बात तो समझ में आती है। कुछ भी सब्सटेंस जो हैं, दो सब्सटेंस जो हैं, दो रिएक्टेंट्स जो हैं, यानी कि जैसे हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, कम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने क्या पढ़ा था कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, यानी कि A + B कंबाइन होकर कुछ भी नया दे रहे हैं C, यही तो बेसिक मीनिंग हुआ। कुछ भी है, रिएक्शन कहीं की भी है, फर्स्ट चैप्टर की है, फोर्थ चैप्टर की है, कम्बिनेशन है, एडिशन है, नाम तो सभी के एक जैसे रहे, प्रोसेस भी एक जैसा रहेगा। यानी कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे, एक नया सब्सटेंस देंगे, एक नया प्रोडक्ट देंगे, तो उन्हें तो नाम दिया गया एडिशन रिएक्शन। यानी कि दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये कहता है ना कि रिएक्शंस क्या हैं, दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine together and form a new product। एक दोनों से मिलके या दो से ज़्यादा से मिलके एक नया प्रोडक्ट बनता है। दो चीज़ें जुड़ी, दो सब्सटेंस जुड़े, दो रिएक्टेंट जुड़े, एक नया प्रोडक्ट C दे रहे हैं अकेला, दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये बेसिक है, बेसिक तो समझ में आया होगा। अब कहता है कि ऐड क्या कर सकते हैं, कहता है कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, कहता है कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, Cl2 ऐड कर सकते हैं, Br2 ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड कर सकते हैं, करने को तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं हम। अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग नेचर में जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने सब कुछ ऐड नहीं करना, हमने हमारे सिलेबस में पढ़ना है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी कोई डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। एक्स्ट्रा मीन्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। वाटर ऐड करने की रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, Cl2 या Br2 ऐड करने की रिएक्शन नहीं है। हमारे सिलेबस में जो दी हुई है वो दी हुई है सिर्फ H2 ऐड करने की रिएक्शन, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को हमने पढ़ना है विद एग्जाम्पल, विद कंसेप्ट,
हाइड्रोजन ऐड करने की रिएक्शंस को, उसको हम पढ़ते हैं अपनी इस कैटेगरी में, एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में। उस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट, रिएक्शन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई थिंक समझ में सभी को आ रहा होगा। आराम से डिस्कस की जा रही है क्लास, आराम से पढ़ाया जा रहा है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आपको शुरू से कहा गया है नोटबुक बनाएं, एक एक रिएक्शन की डेफिनेशन को लिखें, उनके बेसिक पॉइंट्स को लिखें और फॉलो करते रहें हमारे जितने भी लेक्चर सीरीज आ रही है, एक चैप्टर के बाद अगले चैप्टर को, और एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाएं। इतनी बात समझ में सबको आ रही होगी। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है? स्टेटमेंट क्या कहती है? दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन unsaturated hydrocarbons to give saturated hydrocarbons। कहता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले सिर्फ आप रिएक्शन इस डेफिनेशन को लिखें, अब एग्जाम्पल को देखें। कहता है कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मीन्स देखेंगे इस रिएक्शन को, कहता है कि यहाँ पे हमारे पास दो दो H हैं, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें दो H ऐड करें, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, दोनों को एक एक H मिलेगा, इनकी वैलेंसी कंप्लीट होगी तो डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगी? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। आप इस चीज को आराम से देखें कि कार्बन के पास कितनी बॉन्ड बनी हुई है? दो दो हाइड्रोजन है दोनों के पास, डबल बॉन्ड है, मैं दोनों को एक एक हाइड्रोजन और देता हूं, 5 बॉन्ड होगी, सेटिस्फाइड करने के लिए सिंगल बॉन्ड बना देगा। इट मीन्स जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, वो क्या देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस बात को आप समझेंगे, पहले ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या किया? दोनों हाइड्रोजन ऐड कर दिए एक एक, इसी का नाम तो था हाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजन ऐड किए तो कार्बन की बॉन्ड होगी 5, सेटिस्फाइड करने के लिए एक सिंगल बॉन्ड को, मतलब एक डबल बॉन्ड को हटा देगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। इसी को नाम दिया गया है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करते हैं। कहता है जब भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है तो उसके लिए कैटालिस्ट लिए जाते हैं। उसके लिए क्या लिए जाते हैं? कैटालिस्ट लिए जाते हैं, जो रिएक्शन को कैरिड आउट करवाते हैं। ये नॉर्मली अपने आप कैरिड आउट नहीं होती, उसके लिए कैटालिस्ट लिए जाते हैं। क्या वर्ड बोल रहा हूँ, इसकी अभी डिटेल पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ एक इंट्रो सा दे देता हूँ। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं जो एक रिएक्शन को कैरिड आउट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कैटालिस्ट नाम दिया गया है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के अपने कैटालिस्ट हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन को ऐड करवाने में हेल्प करेंगे अनसैचुरेटेड में टू गिव सैचुरेटेड। वो क्या है? निकल Ni, क्या हो सकता है? प्लेटिनम, क्या हो सकता है? प्लेडियम। तीनों में से कोई भी बेस्ट हाइड्रोजिनेशन के कैटालिस्ट हैं, तीनों के तीनों, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तीनों में से कोई भी एक लिख दो, तीनों को ऐसे डैश करके लिख दो, मतलब इसका मीनिंग कोई भी तीनों में से एक आ रहा है, वो हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड में ऐड करवा सकता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे सकता है। ये रिएक्शन बनी हमारे सामने एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन बनी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब आगे पढ़ते हैं इसी रिएक्शन को ही, इसके अंदर थोड़ी सी बात और समझानी है। इस बात को नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में भी आ गई होगी। इसमें अब क्या समझाना है मैंने? इसमें समझाना है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ
इसी में एडिशन रिएक्शन में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कह लो। क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, वो पढ़ना है। तो उसके अंदर आप लिखेंगे टू प्रिपेयर, क्या एप्लीकेशन है इसकी, टू प्रिपेयर वनस्पति घी, टू प्रिपेयर वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। कहता है जब हम वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो वहाँ एडिशन रिएक्शन की जाती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की जाती है। उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। कहता है कि हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, एक तरफ है वेजिटेबल ऑयल्स, सॉरी, इसमें ऐड कर दो हाइड्रोजन, ये हमें क्या देते हैं, वनस्पति घी। ये हमें ऐसे मिलता है, जो डालडा घी बोलते हैं, वनस्पति घी जो होता है वो हमें ऐसे मिलता है। जब वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन ऐड की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, कहता है इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ऑयल्स का कन्वर्जन इन घी, वेजिटेबल ऑयल्स का कन्वर्जन इन वनस्पति घी, ये रिएक्शन है, ये एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। अब बच्चे ये पूछ सकते हैं, हमारे सिलेबस में सब यहाँ तक है, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्यों किया। हमारे दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि हमने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी क्यों बनाया, या लिक्विड सॉलिड क्या लिख दिया। मतलब लिक्विड सॉलिड तो इसकी सिर्फ फॉर्म है, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट जो है हमने ऐसा क्यों किया उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। कहता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, इसमें लॉन्ग चेन्स होती हैं ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। ये तो समझ में भी आया होगा आपको, क्यों आया होगा, यही तो डेफिनेशन थी हमारी, यही तो डेफिनेशन थी कि हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड में ऐड होगा, सैचुरेटेड मिलेगा। आप कहोगे जी ये क्या नया लिख दिया आपने, वही तो बात लिखी। आप कहोगे कि ये आपने नया क्या लिखा, यही तो बेसिक था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, कि अनसैचुरेटेड में ही हाइड्रोजन ऐड होगा, इनकी प्रेजेंस में होगा, सैचुरेटेड कार्बन की चेन मिलेगी। ये तो डेफिनेशन ही थी। मतलब अब समझा रहा हूँ, ये तो बात अभी सिर्फ लिखी है कि इनमें क्यों ऐड किया। एक्चुअली क्या होता है, ये सिर्फ बात लिखी हुई है। अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, कहता है हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जब हमारा एटमॉस्फेयर हॉट होता है, ह्यूमिड नेचर का होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अनसैचुरेटेड होते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, कई बार ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं या एल्डिहाइड्स की प्रेजेंस कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान समझेंगे, ये हमारी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमने हाइड्रोजन ऐड की, ऑयल से घी क्यों बनाया, वनस्पति घी डालडा घी क्यों बनाया, उसी का रीज़न दे रहा हूँ। कहता है कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड से। इतनी बात क्लियर है। जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी हाइड्रोकार्बन्स को इनके अंदर। चलो कोई नहीं, अब इससे क्या हुआ, अब बेसिक सी मीनिंग की बात करूं, एक शॉर्ट सी बात करूं, बिल्कुल छोटी सी बात करूं।
वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रेंसिड हो जाते हैं। बात है सिर्फ इतनी, यहाँ रेंसिडिटी हो जाती है। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है वो रेंसिड का मीनिंग समझते होंगे। रेंसिड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिएक्शन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये रेंसिड होगा। रेंसिड का मतलब होता है कि ऑयल्स के अंदर अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है। इसका रेंसिडिटी का मतलब यही होता है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। जब हम रेंसिडिटी की बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। रेंसिड का मतलब अभी समझा रहा हूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, नहीं रेंसिडिटी पढ़ा है। रेंसिडिटी का मतलब होता है जब खाना स्मेल करना शुरू करता है अनप्लीजेंट, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसे बोला जाता है रेंसिडिटी, रेंसिड होना। और वो कब होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है वो। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑयल्स जल्दी आते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड हैं, मोर रिएक्टिव हैं, तो वो ऑक्सीडाइज होके, हमें सिर्फ इतनी बात पता है तो भी काम चल रहा है हमारा कि भाई वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेंसिड हो गए। रेंसिड का मीनिंग ये होता है। इतनी बात हम कर सकते थे, इतनी बात में अपनी बात क्यों का आंसर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उसके आगे हमने एक पॉइंट और पढ़ लिया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल में ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीडेशन की एप्लीकेशन ही होती है। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। कोरोजन को पढ़ेंगे, एक रेंसिडिटी को पढ़ेंगे। कहता है कि ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल देता है। ये सारी बात आप इसको एक बार नोटिस कर लें कि क्या समझा रहा हूं। थोड़ी सी आपको लगता हो कि खिचड़ी सी पक गई है, सब कहाँ समझाते समझाते हम कहाँ निकल गए, उसको एक बार दोबारा समराइज कर देता हूं। हमने पढ़नी थी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली है कि अनसैचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन्स में H2 ऐड करना, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं। ये थी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। एप्लीकेशन क्या थी? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, वनस्पति घी बनाना। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाना, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। यहां तक हमारी एनसीईआरटी का काम है। उसके बाद बच्चा कह सकता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड हैं। जब भी हाइड्रोजन ऐड की इनमें, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने के कारण जब हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है ये रेंसिड हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, बैड टेस्ट देते हैं। ये चीज़ आपको समझाई गई है। इनके बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट, मतलब हम कह सकते हैं रिएक्शन के बाद का प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो क्या बना कि जब ये ऑक्सीडेशन में जाते हैं, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके कारण ये रेंसिडिटी कही जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है। लेकिन वनस्पति घी सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स अनरिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाते, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, तो लंबे समय तक टिक जाते हैं। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। आई थिंक अब समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन पे। लास्ट एप्लीकेशन क्या है? मतलब रिएक्शन, सॉरी हम बात करें रिएक्शन। हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी कंबशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब हमने पढ़ी एडिशन रिएक्शन। लास्ट एंड फाइनल आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का आना, यानी कि इसमें एक एलिमेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन की बात चल रही है ना हमारी, तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपनी। कहता है यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, उसके साथ दूसरी कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी, उसमें से एक एलिमेंट डिस्प्लेस होकर दूसरा एलिमेंट आना, उसे नाम दिया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या समझेंगे, देखते हैं। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से,
लेकिन यहाँ कार्बन की बात चल रही है, कार्बन के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। कहता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। किसको पढ़ना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हम एडिशन में और या जल्दी से दूसरी चीज़ों में ऑक्सीडेशन में काम नहीं ला सकते। यहाँ हम करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसे देखते हैं? एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मान लो CH4 है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें हम Cl2 लेते हैं, इसमें बन जाता है CH3Cl और HCl बाहर निकल जाता है। मतलब देखेंगे, कहता है यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इसमें ये Cl इस H की जगह पे आ जाता है। दोबारा देख, उसी रिएक्शन को मैं नीचे लिख के चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ। कहता है कि Cl2 में क्या था? Cl सिंगल बॉन्ड Cl था, ये Cl इस H की जगह पे आ जाता है, बनाता क्या है? CH3Cl बन गया ना, CH3Cl। और जो ये H निकला है ये इस HCl को लेके बाहर निकल जाता है, HCl। यही रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी। CH4 है, इस Cl2 Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताया था इसका स्ट्रक्चर। ये Cl इसके साथ रिप्लेस होता है, डिस्प्लेस हो गया, यानी कि एक H की जगह Cl आ गया। वही रिएक्शन है कि दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये H जो बाहर निकला वो इस Cl के साथ निकल गया HCl की फॉर्म में। इसे नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए भी क्या होता है, इस रिएक्शन को मैं काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है। हमने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक नई फॉर्म आती है, नए इंटरमीडिएट्स आते हैं, वो होते हैं फ्री रेडिकल्स। उसको हमारे सिलेबस में रखा नहीं गया है, वो हमने 11th-12th में पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं इस रिएक्शन की कंप्लीट डिटेल आपको नहीं दे सकता इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि इन रिएक्शन को सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और इस रिएक्शन को कैरिड आउट करवाते हैं। सिर्फ इतनी बात आप ध्यान रखोगे। फ्री रेडिकल वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है और अभी करवाना भी नहीं है, तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सैचुरेटेड कार्बन्स को रिएक्ट करवाने के लिए हम सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, विदाउट सनलाइट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं। अभी आपने ध्यान रखना है कि एरो के ऊपर आपने सनलाइट जरूर लिखना है। सनलाइट का मतलब ये है कि अल्केन्स को रिएक्ट करवाने में हेल्प करेगी। Cl2 की प्रेजेंस होगी, CH3Cl प्लस HCl। ये थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश की इसी बात को मैंने, बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। चारों रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं। कंबशन रिएक्शन, उसके अंदर जो समझाना था मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग वो समझाया। फिर हमने की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हमने की एडिशन रिएक्शन, उसकी एप्लीकेशन, और अब लास्ट में की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। लास्ट में एंड में वीडियो में आपको सिर्फ यही कहूँगा, बेटा जी लाइक का बटन जरूर दबाएं। उसके अलावा इन वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जो बच्चे वीडियो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमसे कनेक्ट हों, कुछ ना कुछ वो अच्छा सीखें वो, और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाएं। तो बेटा जी आज के लिए सिर्फ इतना ही, रखते हैं हम। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।